बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। नमस्कार नमस्कार विनय शर्मा जी, नमस्कार रमेश ठाकुर जी, राम राम जी, मनोज रोल्टा जी, हेलो, रिंपू पुहाटा जी, नमस्ते। तो बागवान साथियों, आज हम अपना लाइव सेशन, राजकिरण चारा जी नमस्कार, आज हम अपना लाइव सेशन अब शुरू कर देते हैं। जैसा कि बागवान साथियों आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष की जो सर्दी थी, अगर हम उसको एवरेज के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी बरसी है। मॉइस्चर सॉइल में बहुत अच्छा है, चिलिंग आवर्स सबके पूरे हो चुके हैं। उसका फायदा यह है कि अब यूनिफॉर्म फ्लावर आने की संभावनाएं ज्यादा है और एक अच्छी फसल की उम्मीद आप और हम सभी लोग कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आज हम बात करेंगे। अब फर्टिगेशन की बात करेंगे। आजकल की जो हमारा लो हाइट है वहां ऑलमोस्ट ग्रीन टिप के आसपास या उससे भी आगे की स्टेज आ चुकी है और ये सबसे साल भर का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस वक्त क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या चीजें अप्लाई करते हैं जिससे हमारी फसल की संभावनाएं और ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आज की ये जो लाइव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जुड़े रहे और बागवानी की बातों में ऐसे ही भाग लेते रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉइल मैनेजमेंट की। तो जो सॉइल मैनेजमेंट है उसमें हमने आपको पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जब पूरी लीफ फॉल हो चुका था उस वक्त हमने यूरिया के रूप में नाइट्रोजन की स्प्रे पूरी सॉइल में करने की सलाह दी थी। बहुत सारे ऐसे बागवान थे जिन्होंने वो सब कुछ किया, मगर बहुत सारे ऐसे बागवान थे जो नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। इसीलिए अब का समय, आजकल का जो समय है वो भी उसके लिए उपयुक्त है। आप लोग 15 किलो के करीब, आप 20 केजी तक भी डाल सकते हैं, 15 किलो के करीब यूरिया को 200 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे फ्लोर में स्प्रे कर दीजिए। उससे आपकी जो बीमारियां हैं उसके आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। जो पत्तियां हैं वो डिकम्पोस्ट और अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि हाईली नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, फंगस को किल करता है, किसी भी प्रकार की फंगस को। उसके साथ साथ आजकल जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे आते हैं और उस वजह से मैं बहुत सारे फोन को अटेंड नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मुझे लगा कि लाइव के माध्यम से आप लोगों को एक बार फिर से बताया जाए। तो खाद के रूप में फूल आने से लगभग 20 से 25 दिन पहले लगभग सिल्वर टिप या ग्रीन टिप के आसपास आपको नाइट्रोजन अप्लाई करना चाहिए अपने बगीचों में।
उससे आपके एनर्जी मिलती है, क्योंकि 15 दिन के बाद रिलीज होना शुरू होता है नाइट्रोजन और 22-23 दिन तक उपलब्ध होता है। और एक एनर्जी मिलती है आपके बिम्मे को, डंडी को, आप जिसको भी कहिए, और प्लांट काफी हेल्दी हो जाता है। नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो वुड प्रोड्यूस होता है प्लांट में, वो भी नाइट्रोजन की वजह से होता है। और पौधा जो ज्यादा बड़ा ग्रो करता है उसमें भी नाइट्रोजन का ही ज्यादातर रोल रहता है। नाइट्रोजन आप डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बागवान साथी थे जो ये पूछ रहे थे कि क्या हम पोटाशियम डाल सकते हैं। बिल्कुल, आप SOP सल्फेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पहला फोकस था, पहले भी रहा था, वो सॉइल टेस्टिंग को लेके था। अगर आप लोगों ने सॉइल टेस्टिंग की है तो उस हिसाब से आप खादों को डाल सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप वही चीज डालें। एक और क्वेश्चन आता है हाई डेंसिटी को लेके और जो हमारी सील्डिंग प्रैक्टिस को लेके। तो जो हमारी हाई डेंसिटी है, तो याद रखिए वो एक बच्चे की तरह है और हर 10-15 दिन में उसको फीडिंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो न्यूट्रिशन का जो चार्ट रहेगा सॉइल के माध्यम से, वो डिफरेंट रहेगा रूट स्टॉक पे, और जो बड़े पेड़ पे रहेगा वो अपने हिसाब से रहेगा। अभी जो हम बात करें, हम सीडलिंग रूट स्टॉक की बात करें। इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक जानकारी देना चाहूंगा। बहुत जल्द एक YouTube चैनल के माध्यम से हम आपसे रूबरू होंगे और छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से स्टेप वाइज आपको पूरी जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उस पे कार्य शुरू हो जाएगा हमारा, हो सकता है कल सुबह से शुरू हो जाए, और हम कोशिश करेंगे टाइम वाइज हर एक वीडियो को आपको YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने की, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइव सेशन बहुत लंबा भी हो जाता है, इतना समय नहीं होता लोगों के पास, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अब YouTube के माध्यम से भी हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और उसका क्या नाम होगा, किस इससे मिलेगा, वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब बात आती है सिल्वर टिप की, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स भी आई है जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है कुछ चीजों को लेके, जैसे सल्फर और ऑयल को लेके। तो मैं सिलसिलेवार आपसे क्लियर करना चाहूंगा ये सब बातें। सिल्वर टिप का मतलब है जब आपका बीमा व्हाइट सा रुई सी छोड़ता है शुरुआती दौर में, वो हमारा सिल्वर टिप स्टेज होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। उसी के साथ ही जो पहली बीमारी उसमें हमारे को जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खासतौर पर गाला ग्रेनी, या अब तो रेड डिलीशियस में भी, वो होती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को अगर आपने कंट्रोल करना है तो सिल्वर टिप पे आपको जरूर उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग 200 ग्राम डोडीन या 2 डब्बे डोडीन के अप्लाई करते हैं, और जो डोडीन का बेस होता है वो सल्फर बेस्ड होती है, इसीलिए उसके साथ कोई चीज मिक्स नहीं की जाती। इसके साथ साथ ही मेरी एक रिकमेंडेशन होती है सल्फर की स्प्रे की। 600 ग्राम सल्फर, मुझे लगता है कि इसकी कॉस्टिंग 60 to 70 रुपीज, 60 से 70 रुपए के आसपास एक फार्मर को पड़ेगी। उसकी आप जरूर स्प्रे करें, क्योंकि जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो फर्स्ट स्टेज में अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेगी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद आप HMO की स्प्रे करते हैं तो वो कितने समय के बाद। तो अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि सिल्वर टिप से लेकर 1/2 इंच ग्रीन या टाइट क्लस्टर तक भी आप ऑयल डाल सकते हैं, तो उसका जो समय है वो 12 से 15 दिन या 20 दिन तक भी जाता है अलग अलग जगह पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन करता है। बिल्कुल भी ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपको 10 या 12 दिन के बाद भी ऑयल की स्प्रे करनी होती है तो आप इसको कर सकते हैं। इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने देखा होगा ना नॉन यूनिवर्सिटी ना कोई कंपनी रिकमेंडेशन देती है सल्फर की। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस थी जिसको मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा था, और इसलिए मैं इसकी रिकमेंडेशन बड़ी कॉन्फिडेंटली दे पाता हूं।
600 ग्राम नाइट्रोजन, इसमें आपका पैसा भी बचेगा। डोडीन का ड्रम कहीं आपको 400 के करीब बैठ रहा है और सल्फर का ड्रम आपको 60 से 70 रुपए का बैठ रहा है और बेहतरीन रिजल्ट। साथ ही साथ ये हल्का सा माइट पे भी कंट्रोल देगा आपको। और एक बात बागवान साथियों कि जो जब आपके ग्रीन टी पाना शुरू होता है तो जो माइट है जिनसे आप परेशान रहते हैं वो फर्स्ट स्टेज पे वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप तभी आपको रिकमेंडेशन आती है कि 1/2 इंच ग्रीन पर हमेशा आप HMO 4 लीटर 200 लीटर पानी में स्प्रे करिए। उससे आपके जो माइट है वो कंट्रोल में आएगी। जो एग पड़े हो गए आपके पौधे के ऊपर वो कवर कर देगा ऑयल और HMO, और इससे वो स्प्राउट नहीं होंगे। अब एक और बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है अमूमन लोगों के बीच में इंसेक्टिसाइड को लेके। तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कभी भी बिना वजह इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन आप मानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, जितना आप इंसेक्टिसाइड को छोड़ेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्रूट के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके बगीचों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां आपके बगीचों में आती रहेगी। हम इसीलिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अदरवाइज आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे यहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी रूप में, चाहे क्लोरोफोरिफॉस रूप में। जितना आप इंसेक्टिसाइड करेंगे उतना प्रीडेटर मरेंगे, प्रीडेटर मरेंगे तो माइट भी आएगी, दूसरे कीड़े भी आएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेज पर बिल्कुल भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे ना करें। हमारी मधुमक्खियां मर जाती है, फ्रेंडली जितने भी हमारे इंसेक्ट है वो सारे किल हो जाते हैं। इसीलिए बीमारियां बड़ा विकराल रूप धारण करती है, जैसे कि माइट ने कर दिया है। क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती, इसीलिए आपको इंसेक्टिसाइड अवॉइड करने की मैं यहां पे सलाह दूंगा। लगभग 850 से ऊपर के लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं। आप साथ के साथ शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाए। इसके साथ साथ आपको जो स्प्रे में रिकमेंड करूंगा या जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, कुछ ज्यादातर ऐसी प्रैक्टिस रहेगी मेरी जो नौणी विश्वविद्यालय का जो स्प्रे सारणी है उससे मेल खाएगी, कुछ ऐसी होगी जो फार्मर एंड पे हमने खुद प्रैक्टिस की है। अब इसके बाद अगली स्टेज पे मैं आता हूं। आपके एक जो क्वेश्चन माइंड में रहता है कि पिंक बर्ड स्टेज पे कौन सी स्प्रे करें, तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन होती है जो कहीं भी रिकमेंड नहीं की जाती, एक मेरा 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस, नाइट्रेट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जिसमें 12-13% होगा और फॉस्फोरस हायर साइड पे होगा, वहां पर पोटाशियम नहीं होगा। उसकी स्टेज, उसके साथ आप क्या मिक्स कर सकते हैं? आप उसके साथ अगर आपके कॉरी रॉट की प्रॉब्लम आती है, बीज के अंदर, फल के अंदर बीज सड़ने की प्रॉब्लम आती है, और अगर रेनी सीजन है या मॉइस्चर हाई है तो वो फंगल डिजीज होता है फ्रूट के अंदर, उसको बचाने के लिए आप लोग रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नौणी विश्वविद्यालय के द्वारा भी रिकमेंडेड है। रोको का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हैं उसके साथ 1261 के साथ। उसके साथ साथ आपको क्या कर सकते हैं? उसके साथ आप बोरॉन 200 ग्राम, कुछ लोग बोरिक एसिड भी डालते हैं, कुछ लोग बोरॉन भी डालते हैं। आप बोरॉन 200 ग्राम 1 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसकी मिक्सचर बना सकते हैं। साथ ही साथ जिंक की आप स्प्रे कर सकते हैं। 100 ग्राम चेलेटेड जिंक आप 200 लीटर पानी में आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी पिंक बर्ड पे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअल में पिंक बर्ड कौन सा होता है। बहुत सारे ऐसे बागवान साथी हमारे हैं जो अर्ली में पिंक बर्ड, नॉर्थ साउथ से ऊपर लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं लोग, जो पिंक बर्ड को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में पिंक बर्ड क्या होता है। जैसे ही लालगी आपको अंदर से दिखती है वैसे ही कुछ लोग स्प्रे करते हैं। और आप देखिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पौधा है,
यूनिफॉर्म नहीं आता है फ्लावर, इसीलिए लोअर पोर्शन में आपके पिंक बर्ड आएगा और टॉप पे उस टाइम में बिल्कुल ही बंद रहती है। इसीलिए आप समय का इंतजार करें। लगभग जब 5% के करीब फूल आपको अपने बगीचे में कहीं कहीं दिखने लगे, उसके बाद आप स्प्रे करें पिंक बर्ड की। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रोज चर्चा का विषय भी रहता है, वो रहता है पीजीआर को लेके। अभी जैसा कि आपको पता है, नॉन विश्वविद्यालय ने भी अपनी रिकमेंडेशन में पीजीआर की रिकमेंडेशन दी है जिब्रेलिक एसिड की। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्वेश्चन निकल के आते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट को लेके। तो बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाह, इस वक्त मार्केट की स्थिति है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ओरिजिनल डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि एक आधार होता था पहले, एक कंपनी आती थी, वो अपने जो हमारे डीलर होते थे उनको दवाई देती थी और वो बेचते थे। उसमें मिक्सिंग के कम चांस रहते थे कि भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, क्योंकि बहुत कम चांस रहते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि हर गांव में 10 लोग हैं। ये समझ, आपको ये समझना पड़ेगा, जब हर कोई दुकानदार बन जाए तो चिंता का विषय है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आज ये भी पता नहीं लग रहा कि इंपोर्ट कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। एक दौर में सिलेक्टिव 2-4 लोग इंपोर्ट करते थे और आज हर कोई बोल रहा है कि इंपोर्टेड है। तो इसीलिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करनी, अगर हम GA4, GA7, 6BA की बात करें। तो इसके साथ साथ एक सुमिटोमो कंपनी का प्रोमेलिन जो पिछले वर्ष लॉन्च हुआ था सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के बाद, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता था, क्योंकि बहुत समय से मैं भी उस पर बात करना चाहता था कि उसके रिजल्ट्स नहीं आए। तो बागवान साथियों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर की जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अलग था। हो सकता है कि उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे चीटिंग नहीं हो सकती है। मगर जो एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ के जा रहा हूं इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से प्रोमेलिन पे, वो ये है कि जो उसमें कंपोजिशन है वो जिब्रेलिक एसिड 1.8% करके कुछ ऐसे ऐसे कंपोजिशन भी दिया है, जबकि उसमें कहीं भी GA4, GA7, 6BA लिखा नहीं गया है। GA4, GA7, 6BA जो हम इंपोर्टेड इस्तेमाल करते थे पहले, वो कंपोजिशन उसमें लिखी नहीं गई है। और नॉन यूनिवर्सिटी में भी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो जिब्रेलिक एसिड की हुई है और रेड उसमें उन्होंने उसको मार्क किया है। 3 साल के बाद उसको पैकेज एंड प्रैक्टिस में अभी डाला गया है और पैकेज एंड प्रैक्टिस के बाद ही वो आप लोगों के बीच आएगी। तो अभी यहां पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं मैं पीजीआर को लेके। और अब बड़ी बात आती है कि आज भी कुछ लोगों ने, जब मैंने पोस्ट डाली थी पीजीआर पे क्वेश्चन खड़ा किया था, तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या पीजीआर मेरा है या आपका है? पीजीआर एक टेक्निकल है जो किसी कंपनी का पेटेंट है, अलग अलग कंपनी का पूरे वर्ल्ड में, और हर फसल पे इस्तेमाल होता है। अब वो मेरा कैसे हो गया और आपका कैसे हो गया? हम वो लोग थे जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके उसकी लड़ाई लड़ी, नॉन यूनिवर्सिटी के स्प्रे सांडी को उसका हिस्सा बनाया, 45 ईयर की उसकी रिसर्च पेपर निकाले जिसमें उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं थे। अब कंपनी ओरिजिनल देती है, डुप्लीकेट देती है, आपको रिजल्ट आए नहीं आए उसके ऊपर उसका क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछ सकते। उसका आप क्वेश्चन कंपनी से पूछिए, यूनिवर्सिटी से पूछिए, रिसर्च से पूछिए। मगर हम पिछले कई सालों से पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम आती है, किसी का वाटर का पीएच गड़बड़ा जाता है, किसी को मिक्सिंग करनी नहीं आती, किसी से स्प्रे करने नहीं आती, स्प्रे का तरीका समझ नहीं आता बहुत सारे लोगों को, और कौन से समय करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के पूरे दिन भर स्प्रे में लग जाते हैं पीजीआर की। दिन को कोई भी, गर्मी में कोई भी स्प्रे काम नहीं करती, क्योंकि स्पोर्स बंद हो जाते हैं पत्तों के। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में आप उसकी स्प्रे करें, क्योंकि टेम्परेचर भी उस टाइम मेंटेन होता है। इसके साथ साथ
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी कॉस्टिंग की वजह से लगभग 1000 लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़ने वाले 965 तक हम पहुंच गए और बहुत बार 1500 से भी ऊपर हमने लाइव स्ट्रीम में लोग जुड़े हमारे साथ। आप सभी जुड़ने वालों का धन्यवाद। और इससे इच्छा जाहिर होती है कि आप लोग सब लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को। अब बड़ी बात आती है कि अगर हमारे पास ये, और एक चीज देखिए, एप्लिन, मैंने पीछे भी पिछले कई सालों से एप्लिन पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था। आज आपने देखिए वो मार्केट से उड़ गया। क्यों? क्योंकि इसके सैंपल फेल हो चुके हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार उसके सैंपल फेल हो चुके हैं और वो पूरी तरह बंद हो चुकी है, क्योंकि वो अनलीगल तरीके से भी कारोबार कर रहे थे पीजीआर का। तो इसीलिए मैं आपको रोज बोलता हूं, जो उसके पक्षधर थे आज वो स्ट्रीम पे आके दीजिए ना जवाब। अगर उसके सैंपल फेल हुए थे, क्यों फेल हुए? आप रिजल्ट पूछ रहे थे। तभी तो मैं बोल रहा हूं सब कंपनियों ने क्या क्या पीजीआर के समय में ओरिजिनलिटी हो चुका, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप मुझे करेक्ट भी करा सकते हैं, अगर किसी को इंफॉर्मेशन है इस बारे में। इसके साथ साथ अब बात आती है कि आपके पास क्या ऐसा ऑप्शन है। अगर मैं पीजीआर में या सीवीड में बात करूं तो अगर उसके, क्षमा चाहूंगा, डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, दोबारा से हम कनेक्ट हुए हैं। डार जाहिद जी, एप्लिन इसलिए नहीं आया कि उसके सैंपल फेल हो चुके, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अब दूसरी बात आती है बागवान साथियों, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप पीजीआर या ऐसा कोई स्टिमुलेंट, बायोस्टिमुलेंट डालना चाहते हैं फ्लावर टाइम में, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास अमेज एक्सेल का एक ऑप्शन है। अमेज एक्सेल नॉन यूनिवर्सिटी के पैकेज एंड प्रैक्टिस में भी ट्रायल हुआ था, और उसके जो जब मैं बोर्ड की मीटिंग में, रिसर्च काउंसलिंग की मीटिंग में या बोर्ड की मीटिंग में नॉनी में था, तो वहां पर उसकी प्रेजेंटेशन दी गई थी। तो जो वहां पर उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, उसके अनुसार उसके बेहतरीन रिजल्ट थे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे, फ्रूट सेटिंग पे या कलरिंग के लिए, जो मैंने वहां पर नौनी के अंदर देखा प्रैक्टिकली, जो वहां हमारे विश्वविद्यालय के साइंटिस्टों ने हमें दिखाया। वहां पे नौनी विश्वविद्यालय की एक पत्रिका बुक भी आती है पैकेज एंड प्रैक्टिस की, उसको आप जरूर कभी नौनी विश्वविद्यालय या मुशोबरा रिसर्च सेंटर से या ऐसे केवीकेस से भी आप मंगवा सकते हैं या ले सकते हैं। अगर उनके पास अवेलेबल हो, आप अपने ऑर्डर वहां पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन रेज होता है कि यहां पर इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता बिल्कुल है बागवान साथियों, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली नहीं होता फ्लावर टाइम में। कई बार मौसम खराब होता है, पाला पड़ता है, दूसरी अन्य चीजें, तो आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना कि जो पिंक बड और फ्लावर की आप स्प्रे करते हैं उसको मिस्ट के रूप में करें। पूरा भिगोने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। सिर्फ एचएमओ की स्प्रे आप पूरा भिगो के नीचे से लेकर ऊपर तक पौधे को पूरा भिगो दे, और जो दूसरी स्प्रे है उसको मिस्ट के रूप में डाले, बिल्कुल प्रॉपर ना करे। जहां आपके 3-4 ड्रम पड़ते हैं वहां पर आपका एक ड्रम में स्प्रे होनी चाहिए और जल्दी में आपको स्प्रे करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको उसके बाद की जो स्टेज आएगी वो आएगी आपकी पेटल फॉल की। पेटल फॉल पे आप कॉन्टाफ, स्कोर, माइक्लोबुटालिन, इस टाइप की सिस्टेमिक फंगेसाइड को ऐड कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए और दूसरी फंगल डिजीज के लिए। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और रेज होता है, जो क्षमा चाहूंगा, पिंक बड पे एक चीज और मैं बोलना भूल गया था आप लोगों को, कि पिंक बड पे कुछ लोग थ्रिप्स की शिकायत करते हैं। थ्रिप्स बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रीन से एफिड्स टाइप में ही होते हैं, कीड़े से। उसको अगर आप पानी या प्लेन पेपर के ऊपर रखेंगे और उसको फूल को झाड़ेंगे तो वो गिर जाएंगे। तो इसके लिए भी लोग स्प्रे करते। कई जगह इसकी बहुत ज्यादा शिकायत होती है। वैसे मैंने अभी तक स्प्रे नहीं की, तो अलेंटो करके आता है, नौनी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाणित दवाई भी है और शेड्यूल में भी है। अलेंटो की एक स्प्रे करते हैं लोग। तो जो अलेंटो है वो थ्रिप्स कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ एक और
दो चीजों पे वो सकिंग पेस्ट, चूसक कीड़े जितने भी होंगे उस पे वो काम करता है। बहुत सारे लोगों को आपको देखा होगा कि आगे आपके ब्लैक एफिड, रोजी एफिड जो नई कोम्पल के ऊपर लगते हैं या सेला टाइप में लगता है, उन सब पे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है और काम करता है। अगर आपके ज्यादा प्रॉब्लम है तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेटल फॉल पे मैं फिर से आना चाहूंगा। बहुत सारे लोग टॉनिक के रूप में भी डालते हैं या 19 NPK के या कोई दूसरी अन्य चीजें भी डालते हैं। कुछ लोग रिपीट करके फ्रूट डेवलपमेंट में अमेज एक्सल के भी चीजें डालते हैं। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्शन करके फंगेसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन उठ के आएगा कि वहां पर फिर से हमारा फार्मर इंसेक्टिसाइड पे डिपेंडेंट हो जाता है कि फ्रूट बोरर आ जाएगा या सेला आ जाएगा या कोई अन्य चीजें आ जाएगी। तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वहां पर फिर से इंसेक्टिसाइड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी माइट की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। इसलिए आपको जो भी स्प्रे करनी है सोच समझ के करनी है। और अभी मैं सिर्फ यहां पेटल फॉल तक ही आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ कुछ और चीजों पे भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी मैं देख रहा हूं पियर को लेके। तो सबसे पहले बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले आपने देखा होगा हमने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे और अखबार की कटिंग्स की थी। नौणी यूनिवर्सिटी जो हमारी विश्वविद्यालय है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उसमें उसके तहत वहां के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी के एफर्ट से, मुशोबरा रिसर्च सेंटर के एफर्ट से और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सदस्य होने के नाते हमने सबने मिलके एक इनिशिएट लिया कि आम प्रोग्रेसिव फार्मर जो अपनी बात नहीं रख पाते उनको एक मंच पे लाके पॉलिसी मेकिंग की ओर जाए। उनकी क्या प्रॉब्लम है, रिसर्च किस दिशा में हो, उस दिशा में हमने मुशोबरा में एक दिवसीय शिविर वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी क्षेत्र के प्रोग्रेसिव फार्मर आए। उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए और एक सार्थक और कामयाब पहल रही राजेश्वर चंदेल जी की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी और यूनिवर्सिटी के इस कार्यकाल को जो मैंने देखा उसको हमेशा याद रखा जाएगा। आज से पहले भी बहुत सारे काम हुए, आने वाले समय में भी काम होंगे, मगर जिस कार्यकाल में मैं उस बॉडी का हिस्सा था, उस कार्यकाल में हमने क्या किया वो उसकी झलक आपको आने वाले समय में भी दिखेगी। अभी भी आपको दिख रही होगी, चाहे आप पीजीआर की रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए, चाहे आप क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की इश्यूज के पे बात कीजिए या बहुत सारी अन्य इश्यूज पे, क्योंकि उसको मैं रेगुलरली आपके सामने रखता आ रहा हूं। तो बागवान साथियों, इस इनिशिएट से एक फायदा होगा कि आने वाले समय में जो प्रोग्रेसिव फार्मर वहां पर आए थे उनको नॉन यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया है। वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, हर मीटिंग्स में उनको कोशिश की जाएगी, महत्वपूर्ण मीटिंग में, पॉलिसी मेकिंग में उनके व्यूज को लेने की। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये संशय रहती है कि यूनिवर्सिटी हमें क्या करती है, हमारे लिए क्या करती है, हमें क्या देती है या हमारे से नहीं पूछती है। आज के बाद एटलीस्ट हम ये तो नहीं पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी ने हमें क्या दिया। इसीलिए ऐसी वर्कशॉप्स होती है, ऐसे काम होते हैं, इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब मैं और फिर से अपने मुद्दे पे आता हूं कि जो ये समय है बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण समय, उसमें जब हमने परसों भी ये मीटिंग करी, उसमें भी हमने पियर के बारे में मैं बात कर रहा था, स्टोन फ्रूट के बारे में तो हमने अलग से नौणी विश्वविद्यालय को और वाइस चांसलर सर को ये बताया है, डायरेक्टर रिसर्च को बताया है, डायरेक्टर एक्सटेंशन को बताया है और फ्रूट साइंस, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट सब हेडों को बताया है कि आने वाले समय में हमारे लिए पियर के लिए, स्टोन फ्रूट के लिए अलग से स्प्रे सारणी होनी चाहिए और न्यूट्रिशन के लिए
पीजी जो हमारे हाई डेंसिटी है उसके लिए एक चार्ट बना हुआ है नॉन विश्वविद्यालय का, उसके साथ साथ जो दूसरे अन्य चीजें उस पे भी हमें अलग से सारणी होनी चाहिए। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर तरीके से हम इस पे कार्य करेंगे आप लोगों के सहयोग से। अब मैं फिर से अपनी मूल टॉपिक पे आता हूं, आज कल के समय को लेके। तो इसीलिए बागवान साथियों, आजकल आपको बिल्कुल तैयार रहना है और सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य जो आपको करना है, हनी बीज, मधुमक्खियों के बक्से सब बागवान अपने खेत में लगाए। आप जरूरी नहीं कि 10 लगाए 20 लगाए, अगर आप कुछ नहीं लगाते 1 लगाए 2 लगाए, वो सब मिलके लगाए, जरूरी नहीं छोटा लगा ना लगाए बड़ा लगाए, सब लोगों को मिलके लगानी चाहिए। अब जब मधुमक्खियों के बक्से आप रखेंगे आने वाले समय में, उस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बक्सा रखने से पहले कि उसको आपको छायादार जगह में नहीं रखना है, या उसका मुंह को आपको, बहुत सारे लोग पीछे की ओर मुंह रखते हैं ताकि वो ना उड़े। हनी बीज को आप जाने से नहीं रोक सकते, आप उसको जहां मर्जी रखिए। जरूरी भी नहीं कि आपको अपने खेत में ही रखने हैं, कहीं भी रखिए, दूसरे के खेत में रखिए। और ऐसी जगह का चयन कीजिए जो थोड़ी सी ऊंची हो, जहां पर जल्दी सूरज की किरण पड़े, और पहली सूरज की किरण जहां जिस साइड से सूरज निकलता है पूरब दिशा में, मुंह उस साइड बक्से का होना चाहिए ताकि जल्दी वो काम करे, उसको काम करने का ज्यादा समय मिले। तो इसीलिए आपको क्या करना कि हनी बी के बक्से रखने, जैसे आप पहले दिन रखेंगे, आप थोड़ा सा उसके नीचे लक्कड़ या पत्थर के ऊपर कहीं गिल्ली जगह में ना रखे बक्सा, उससे बक्सा मर जाता है। तो जैसे आप उसको रखेंगे, उसमें फीडिंग का ध्यान भी रखना पड़ेगा, वो आप जिससे मधुमक्खी लेते हैं उससे पूछ ले। साथ ही एक बर्तन के अंदर पानी रखिए, उसमें टहनियां डालिए ताकि वो डूब के ना मरे, ताकि उसको बहुत दूर ना जाना पड़े पानी के लिए, उसकी व्यवस्था आपने कर दी। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोल रहा हूं कि मधुमक्खियां काम कैसे करती है। मधुमक्खियों को काम करने के लिए आपको देखना होगा कि भाई वो कैसे सेब पर काम करे या कुछ कैसे काम करे। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपने देखा होगा शहद मिलता है कि ये छिचड़े का है, ये सेब का है, ये सफेदे का है। ऐसा क्यों होता है बागवान साथियों? उसकी एक तरीका होता है। जब मधुमक्खियां कहीं और से आती है और आपके पास आती है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि फूल कौन से खिले होंगे। ऐसा ना करे कि जल्दी रख ले बक्सा। बक्सा आपने तब रखना है जब आपके बगीचों में फ्लावरिंग शुरू हो जाए, लगभग 5 से लेकर 10% तक, आपके 10% कम से कम आपके फूल होने चाहिए। तो जब आप बक्सा रखते हैं, आपको क्या करना है, कुछ फूलों को इकट्ठा करके, जो खिले हुए फूल है उसको इकट्ठा करके, जैसे आज शाम को आपने बक्से रखे, सुबह मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं, या एक पहला काम जो करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, उन फूलों को, खिले हुए फूलों को बोरी हटा के उसके ऊपर से उसमें आपको पोलन ग्रेन्स को झाड़ना है। जैसे आप फूल को ऐसे झाड़ेंगे या टहनी होगी उसको झाड़ेंगे, तो उसकी जो खुशबू है, चाहे आप उसके पोलन है, वो बक्से के अंदर गिरेगा मधुमक्खियों में, और वो खुशबू पूरे बक्से में फैल जाएगी। उससे क्या होगा, जब मधुमक्खियां वहां से बाहर निकलेगी तो वो जाके सेब के ही फूल पे बैठेगी। मधुमक्खियां तब तक उस फूल को नहीं छोड़ेगी जब उस टाइप का फूल पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बक्से लगाते समय उसमें फूल जरूर ऐसे करके डाल दे, या उस फूलों के बाद में आप उन फूलों को उसके ऊपर ही रख सकते हैं, अंदर ऊपर से बोरी लगा के ढक्कन लगा दीजिए। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है उसको आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे बागवानों की समस्या आती है पॉलिनेशन को लेके, जिसकी वजह से आपके फसल नहीं लगती है। तो स्प्रेज तो होगी, न्यूट्रिशन तो होगी आपकी सेब लगने के लिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक तो आजकल कलमों का समय भी है, आप क्या करिए, पॉलिनेशन के जो बीमे वाली है, जो फूल बीमे वाली है, ग्रोथ वाली नहीं, बड़ा गुच्छा इतनी लंबी टहनी, उसको ही ग्राफ्ट कर दीजिए अगर आपके पास पॉलिनेशन की कमी है, जिसको आप बोलते हैं कि थैलिया लगाना। थैलिया छोड़िए, थैलिया काम नहीं करती इतना ज्यादा, बहुत कम करती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप कलम ही कर दीजिए, पौधे में 1-1, 2-2, 3-3 कलमें कर दीजिए, वो आपको लग के फूल भी देगी और हमेशा के लिए कलमों का एक गुलदस्ता बन जाएगा वहां पे, इसलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पॉलिनेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आजकल
खाद डालने का उपयुक्त समय इसलिए भी है कि मॉइस्चर प्रॉपर है, चाहे सनी साइड है चाहे शेडी साइड है, और बहुत ज्यादा गिल्ला भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा बारिश आएगी अगर आगे तो लीच हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। इसीलिए आजकल बहुत सही समय है, अगर आपके फूल आने के 20-25 दिन रह चुके हैं तो आप इसको डाल सकते हैं अपनी सॉइल में। अब मैं ये चाहूंगा कि जो बातें मैंने करनी थी, फिर से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि YouTube चैनल के माध्यम से बहुत जल्द हम आपसे जुड़ेंगे और प्रॉपर पॉइंट वाइज आपको जानकारियां साझा की जाएगी। उसमें साइंटिस्टों के भी विचार लिए जाएंगे और अपने विचार भी साझा किए जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस। तो मुझे यह लगता है कि हमें मुझे कुछ क्वेश्चन ले लेने चाहिए आप लोगों के। लक्की चंदेल जी का क्वेश्चन है कि इफ्को फर्टिलाइजर सॉइल में, अगर आप इफ्को का 15-15, 12-32, 16 इस टाइप में डालना चाहते हैं तो फूल आने से 20 दिन पहले आप डाल सकते हैं। मगर एक चीज का ध्यान रखिए, सुपर और पोटाश की हमारे किसी के भी कोई कमी नहीं है, इसलिए डालने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता रहती है, वो आप देख लीजिए, फिर भी आपने डालना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। HMO विद साइपरमेथ्रिन, अगर आप किस पर्पज से साइपरमेथ्रिन डालना चाह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उस वजह, तब तो आप अप्लाई करें इंसेक्टिसाइड, अदरवाइज इंसेक्टिसाइड को अवॉइड कीजिए। नवीन बागिंटा जी, पियर की, बिल्कुल पियर पे भूल चुका था। पियर में अभी आप HMO कर सकते हैं, मगर पियर में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसेक्ट भी उसको डैमेज करता है। अगर आप इंसेक्टिसाइड आप क्लोरोफोरिफॉस टाइप में या थायोमेथोक्साम में या एक बायर कंपनी की फेम टाइप में भी आती है उसको, या टाटा की टकुमी टाइप में, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं पियर में, क्योंकि एक कीड़ा उसको डैमेज करता है और बहुत बुरे तरीके से, उसकी वजह से उसमें रस्टिंग आती है। तो अर्ली स्टेज पे आप पियर को पे इंसेक्टिसाइड की विद ऑयल स्प्रे कर सकते हैं अभी HMO के साथ ही पियर में, या पिट्ठू स्प्रे से कर दीजिए। अगर आपके पास छोटे प्लांट्स है तो आप उससे भी कर सकते हैं उसको अप्लाई। साइपरमेथ्रिन अगर आप लीफ माइनर के लिए कर रहे हैं क्लिंजी, फिर आप कर सकते हैं, फिर आप डाल सकते हैं इसको। लोकिंदर, तो पियर के बारे में बात हो रही थी, और उसके बाद आपको अर्ली पेटल फॉल पे ध्यान रखना है। वहां पर आप या तो नीम ऑयल का या फिर से आप एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं पियर में स्पेशली। मैं सारे में करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि पियर का अभी तक प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया, इसको हमें अभी अपनी प्रैक्टिस से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बिट्टू मेहता जी, इंसेक्टिसाइड आने की कितनी संभावना है वो मौसम को देखते हुए? देखिए, कम इंसेक्टिसाइड आते हैं, सबको इस एनवायरनमेंट में रहना है और सबको रहना भी चाहिए। पूरी तरह आप किसी नहीं कर सकते, पूरी तरह से खत्म आप इसको नहीं कर सकते, इसीलिए सब चीजों को रहना चाहिए। माइट भी होनी चाहिए, रस्ट माइट भी होनी चाहिए, सब चीजें बगीचे में होनी चाहिए, क्योंकि प्रेडिटर उसी पे जीवित है। अगर आप उसका भोजन मार देंगे तो प्रेडिटर भी भूख से मर जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल तरीके से आप चलेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो मुझे लगता है कि 2-4 क्वेश्चन और ले लूं मैं। चंदन सिंह जी, थैंक यू। क्या करें सर, लोगों की उम्मीदें बहुत है, समय होता नहीं है। गीता दमसेठ जी, शिविर, आपने कौन सा शिविर ज्वाइन करना है? फ्री शिविर होते हैं। अगर आप नॉन यूनिवर्सिटी के शिविर को, आप केवी के मशोबरा चले जाइए, आप कभी भी जा सकते हैं। वहां विषय विशेषज्ञ, आप उनकी सहायता लीजिए। केवी के जो आपके नजदीक का है आप वहां जाइए,
साइंटिस्ट बैठे हैं, रोडू में बैठे हैं। बलवंत नांटा जी, पियर पेटल फॉल पे देखिए, पियर बड़ी सेंसिटिव इशू है और उस पे आप HMO की 2-3 स्प्रे कर सकते हैं विद इंसेक्टिसाइड या विद नीम ऑयल क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट डैमेज करता है पियर को। क्योंकि अभी इसका कोई शेड्यूल प्रॉपर नहीं बना है, तो इसीलिए हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से ही चलेगा। अभी आप गीता दमसेठ जी, आप कभी भी मुशोबरा चली जाइए वर्किंग डे में। अजीत रांगर जी, डोडीन कब डाले? डोडीन आपको सिल्वर टिप पे डालनी पड़ेगी, 2 डब्बे। सुंदर गामटा जी, जो नीम ऑयल की डोज की बात है वो पीपीएम पे डिपेंड करेगी। आप जिस कंपनी का खरीदते हैं, जितने पीपीएम का खरीदेंगे उस हिसाब से आप उनसे डोज पूछ लीजिए। उनको पता होता है कि आप कौन से कितने पीपीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनीश जामटा जी, अमेज एक्सल कब डाले? अमेज एक्सल आप 20, 25, 30% फूल पे डाल सकते हैं और फ्रूट डेवलपमेंट पीनट पे डाल सकते हैं। वॉलनट के आसपास 3 रिकमेंडेशन आती है नोनी की, उसकी आप उसको डाल सकते हैं। चंदन सिंह जी, बिल्कुल 2024 का जो स्प्रे शेड्यूल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती है जो फार्मर अपने एंड से प्रैक्टिस करता है, उसको हम लाइव के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। और सब लोगों को भी शेड्यूल नहीं मिलता या उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये जानकारियां साझा करते हैं। क्योंकि मुझ पे तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नॉन स्प्रे शेड्यूल को आप तक पहुंचाने के लिए। कुलदीप सिंह ठाकुर जी, नीम ऑयल, तभी मैंने आपको बताया कि वो डोज पूछ लीजिएगा कितने पीपीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्विजय चौहान जी, मीरा कुलान, एक तरह का पीजी आहार है, क्लोरोफिल को बनाता है, बहुत अच्छी रिजल्ट देता है, तो इसीलिए आप इसको मीरा कुलान को कर सकते हैं स्प्रे। कुशाल चंद जी, पीजीआर का टाइम देखिए, 60% फूल पे आप पीजीआर की स्प्रे कर सकते हैं 125 ml की, और पेटल फॉल के आसपास आप 125 की फिर से डाल सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि मौसम कैसा है। अगर मौसम बहुत खराब है तो आप 30-40% पे भी डाल दीजिए, अगर पाला पड़ने की संभावना है। स्केल कंट्रोल पे कुछ खास क्या होता है? खास नहीं होता है। ऑयल सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। कुछ लोग इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मेनली आप उसके लिए एक स्केल कंट्रोल करने के लिए ट्रैप भी आता है, आप उस ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर ऑर्चर्ड का आता है, आप उसको बगीचे में लगा के उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं स्केल को। बायोजाइम, बिल्कुल, अमेज एक्सल ग्रेनुअल, बायोजाइम, बायोवीटा, नैनोजाइम, कुछ इस तरह के जो जाइम आते हैं, उसका G5 आता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो ये चीजें है, ये अलग अलग तरह के, एक तरह से पीजीआरएस, एक तरह के पीजीआर ही है ये। इसको जब आप सॉइल में डालते हैं तो ये बूस्ट का काम करता है, न्यूट्रिशन को अपटेकिंग में हेल्प करता है। तो आप बायोजाम भी डाल सकते हैं, मेज एक्सल ग्रेनुअल आप सॉइल में डाल सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी भी ये इंक्रीज करते हैं और न्यूट्रिशन अपटेक में भी आपकी मदद करते हैं। इसको आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहे तो दूध के बीच बॉल मीठा, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप इसको भी डाल सकते हैं जो लोग डालना चाहे। एप्लिन इस वजह से बैन हुआ कि ठाकुर शूरबी जी, बिल्कुल,
मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार इसके सैंपल फेल हुए हैं एप्लिन के, और मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार या तो इसके टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई है कंपनी के एंड से, तभी बैन हुआ ना। अच्छा खासा चल रहा था, हम तो पहले से बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है इसमें। अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी भी जानकारी वो मैं आपको बता रहा हूं, मगर मार्केट में नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ इसके साथ। तो बागवान साथियों, मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और आप लोगों को भी खाना खाना होगा। तो मुझे लगता है कि फिर से हम जल्दी ही कल के बाद शायद हम अपनी छोटी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे। फेसबुक लाइव पे आप लोग जुड़े, आपका धन्यवाद। आज लगभग 1000 के आसपास पहुंची हमारी लाइव स्ट्रीम की रेंज और अभी भी 741 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से बागवानी की बातों को हम नए रूप में आगे ले जाएंगे, क्योंकि फोन का प्रेशर मुझ पे ज्यादा रहता है, मैं फोन अटेंड नहीं कर सकता, बहुत फोन बजते हैं, अपने काम भी करने को होते हैं, इसलिए मैं लाइव के माध्यम से आया हूं और उम्मीद रखता हूं कि एटलीस्ट आप लोग अब इस विषय को लेके मुझे फोन ना करेंगे। आपकी कोई नई प्रॉब्लम है, नई बीमारी है जिस बारे में बात नहीं हुई आजकल के परिप्रेक्ष्य में, तो आप जरूर मुझे फोन कीजिए, अदरवाइज आप फोन को अवॉइड कीजिए और वीडियोस को देखिए। अब यूट्यूब इसी वजह से मैं लाना चाह रहा था, वैसे मैं करना नहीं चाह रहा था, मगर किसके साथ मिलके मैं जरूर इस पे काम करें। हम 1-2 दिन के बाद से आपको यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे। आप लोग जुड़े, आपका धन्यवाद, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मिलके इस इंडस्ट्री को आगे ले जाएंगे, हम सब लोग मिलके आगे ले जाएंगे, जो भी जिसका योगदान रहेगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसपे आजकल एक कंट्रोवर्शियल इशू था यूनिवर्सल कार्टन का। बहुत जल्द यूनिवर्सल कार्टन पे भी एक लाइव स्ट्रीम आएगी मेरी, और एक आध दिन में उस पर भी बात करेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। और एक अंत में मैं एक जरूर क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। अक्सर बोला जाता है हॉर्टिकल्चर में राजनीतिक रूप से काम करने के लिए कि ये वाला बेहतर है, पीछे वाला बेहतर नहीं था, उससे पहले वाला कैसा था, आने वाला कैसा होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हॉर्टिकल्चर में किसी मिनिस्टर के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, किसी भी नेता का, तो अवश्य आप स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के साथ कीजिए, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आने वाले समय में, वर्तमान में होंगे या आने वाले समय में आएंगे, अगर किसी को कंपेयर करना होगा तो नरेंद्र बरागटा के साथ जी के साथ कंपेयर करना होगा हमें और आपको, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर को नई बुलंदियों पे ले गए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत जल्द नई बागवानी की बातों को लेके आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय बागवान, जय हिंद।